नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के तीसरे क्लास में उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि कहानी क्या है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग कहानी का इतिहास पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर जो उसमें प्रमुख कहानियाँ हैं, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ वो, और एक दुनिया समानांतर जो हमारे सिलेबस में है उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग नाटक में जाएंगे, नाटक नहीं, उपन्यास में जाएंगे। उपन्यास का इतिहास पढ़ेंगे, फिर जितने भी उपन्यास हमारे सिलेबस में हैं उसको कवर करने के बाद फिर हम लोग नाटक में जाएंगे। ठीक है, नाटक में भी वैसे ही नाटक का इतिहास और जितने नाटक हमारे सिलेबस में हैं उसको कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को झारखंडी जोहार है मेरी तरफ से। और हम पिछले वीडियो में भी ये बात बोले थे, इस बार फिर से बोल रहे हैं कि वैसे जितने भी विद्यार्थी हैं जिसका यूपीएससी सिविल सर्विस को पास करने का सपना है, आईएएस आईपीएस बनने का सपना है, तो उसमें एक उसका मेन जो पेपर होता है, पीटी के बाद मेन का जो पेपर होता है, उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला सब्जेक्ट होता है वो कोई भी साहित्य का पेपर होता है। तो उसमें से हम हिंदी साहित्य को पढ़ा रहे हैं। इसका सिलेबस का भी क्लास हम ले चुके हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें एक यूपीएससी हिंदी साहित्य के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जितने भी विद्यार्थी हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर 27-28 कोई भी साल का जो टारगेट बना के रखे हुए हैं अपना कि अब हमको एग्ज़ाम देना है उस साल, तो उन सभी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। और चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ दूसरे लोगों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग। तो आज का हम लोग का टॉपिक जो है कहानी क्या है, ये ख़त्म करने के बाद कहानी के तत्व जो होते हैं वो सब हम लोग जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग यानी कि चौथे क्लास में हम लोग कहानी का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग कहानी क्या है इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कहानी क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे इसको समझने से पहले हम लोग दो शब्द को समझते हैं। सबसे पहले एक होता है विधा। ठीक है, जिसको हम लोग जॉनर के नाम से भी इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है शैली। ठीक है, जिसको हम लोग स्टाइल कह सकते हैं। ठीक है, विधा को हम लोग चाहे तो फॉर्मेट भी कह सकते हैं, मतलब कहानी किस फॉर्मेट में है या फिर किस हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, ये कहानी हो सकता है या उपन्यास हो सकता है ना, या निबंध हो सकता है, जैसा आप लिखना चाहें वैसा हो सकता है। ठीक है, या फिर नाटक भी हो सकता है। ठीक, ये जो विधा होता है, विधा जो है सो एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब आत्मनिष्ठ टाइप का चीज है ये। ठीक है, पिछले क्लास में हम बताए थे ऑब्जेक्टिव शब्द का मतलब आत्मनिष्ठ किसको कहते हैं, वस्तुनिष्ठ किसको कहते हैं, वो हम आप लोगों को बताए थे। ठीक है, ये किस टाइप का चीज है, तो ये आत्मनिष्ठ टाइप का चीज है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। देखिए, कोई खास समय में किसी खास मन स्थिति में ही किसी खास विधा को लिखा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ताजा ताजा दिल तुड़वा के आया हुआ है,
और उसको बोलिएगा कि भाई एक निबंध लिख दो, क्या वो लिख पाएगा? उसका मनस्थिति ही वैसा नहीं है, तो वो निबंध नहीं लिख सकता है। उस समय में हमेशा क्या निकलेगा? या तो गीत लिख सकता है, या शायरी लिख सकता है, या फिर कविता लिख सकता है। ये कंप्लीट डिपेंड करता है कि आदमी का, लेखक का मनस्थिति कैसा है। एक मान लीजिए अभी अभी तुरंत कोई थीसिस पढ़ के आप निकले हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? आपको कोई बोलेगा कि भाई एक कविता लिख दो, तो क्या आप कविता लिख पाएंगे? क्योंकि उस टाइम आपका मनस्थिति कविता लिखने के लायक नहीं है। उस टाइम हमेशा क्या निकलेगा? या तो आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं, जिस टॉपिक को पढ़े उसके ऊपर, है ना, समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन कविता उस मनस्थिति में नहीं लिखा गया। इसी टाइप से यदि आप उपन्यास लिखते हैं तो उसके लिए एकदम स्थिर दिमाग होना चाहिए, है ना। उपन्यास को लिखने का जो समय हम यदि कह सकते हैं तो सालों साल लग जाता है एक उपन्यास लिखने में, तो स्थिर दिमाग होना जरूरी है। तो ये जो विधा होता है ये क्या है? एक कंप्लीट आत्मनिष्ठ चीज है, यानी कि किस हिसाब से आपकी मनस्थिति है उस सिचुएशन को देखते हुए ये निकलती है, ये बनता है। यानी कि अब चाहे तो लेखक जो है सो इसका चुनाव खुद से नहीं कर सकता है। लेखक का मन का स्थिति कैसा है, यही उसको ये चुनने में मदद करता है। लेखक चाह के भी खुद से विधा यानी कि फॉर्मेट को चुन नहीं सकता है। क्लियर है एकदम? और स्टाइल जो होता है, ये विधा तो क्लियर हो गया ना आप लोगों का। यदि कहीं प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बार बार हम कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो जी भर के कमेंट करिए, हर एक सवाल का जवाब हम लोग देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आता है स्टाइल। ये क्या होता है? ये सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव टाइप का चीज है, यानी कि आप इसका चुनाव खुद से कर सकते हैं, इसका संबंध कोई मनस्थिति से नहीं है। जैसे कि शैली में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम किस भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है, भाषा। अब जैसे कि मान लीजिए आप एक कहानी, आपका उपन्यास एक है दिव्या, तत्समी शब्द पूरा भरा हुआ है एकदम, है ना। ठीक उसके विपरीत यदि आप प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि एकदम साधारण आमजन का भाषा है। और मैला अचल यदि आप पढ़ लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी का, तो उसमें आपको पूरा एक देहाती भाषा, है ना। वाइस चेयरमैन, जो वाइस चेयरमैन है उसको वाइस चेयरमैन उसमें बोला गया है ना। इनकलाब जिंदाबाद जो होता है वो इनकलाब जिंदाबाद हो गया है वहां पे। तो आपका जो लिखने का शैली अब कैसा चुनते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि विधा के जैसा है ये, कि नहीं खुद ब खुद ये डिसाइड हो जाए कि हमको कैसा लिखना है। बात क्लियर हो रहा है ना। तो ये विधा और शैली में आपको अंतर समझ में आ गया। विधा क्या होता है? वो आत्मनिष्ठ चीज है, यानी कि जिसका सेलेक्ट, जिसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं खुद से, जिसका चुनाव लेखक खुद से नहीं कर सकता है, वो किसी खास मनस्थिति में ही निकलता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और शैली जो होता है वो लेखक खुद से उसका चुनाव कर सकता है किस शैली में लिखें हम। बात समझ में आ रहा है ना? उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो शैली और विधा को समझ लिए। अब हम लोग विधा को थोड़ा और ज्यादा डीप में समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है।
अब हम लोग विधा को और अच्छा से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, विधा जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक, पहला विधा जो है वो है प्राकृतिक, और दूसरा होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक प्राकृतिक विधा का मतलब क्या हो गया, जो हर काल, हर स्थान, हर समाज में मौजूद होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप कहानी, ये एक प्राकृतिक विधा समझ सकते हैं इसको, है ना। नाटक या गीत, ये सब प्राकृतिक विधाओं में आती है। कैसे हम बता रहे हैं, देखिए, कहानी, कितना भी छोटा समाज हो, आप यदि एक सेंटिनल आइलैंड नाम का जगह है अंडमान निकोबार में, है ना, वहां पे एक जनजाति रहती है। ऐसा कहा जाता है कि वो मतलब शुरू से ही हमारा जो समाज है उसमें उससे उसका जुड़ाव नहीं है। तो इसका ये तो मतलब नहीं हुआ कि वहां पे कहानी नहीं होगा, नाटक नहीं होगा, गीत नहीं होगा, सब चीज होगा उसका अपना। कहानी जो होता है, आमतौर पर जो घर के बड़े होते हैं, दादा दादी ये सब जो होते हैं, उनका दायित्व होता है कि अपने पोते पोतियों को, नाती नातिन को सुनाएं और उसके माध्यम से कोई शिक्षा देने का काम करते हैं वो लोग। ठीक है, तो कहानी जो है जो प्राकृतिक विधा के अंतर्गत आता है, मतलब पुराने टाइम से भी चला आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि हाल फिलहाल ये जन्मा हो, है ना। तो कहानी हर समाज में हमारे अब देखिएगा तो खोरठा में भी बहुत सारे कहानियां हैं उस टाइप के, है ना। किताब को पढ़िएगा तो पता चल जाएगा आपको। नाटक, नाटक तो आपको पता ही होगा। यदि गौर से आप देखिएगा तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नकल करने में बड़ा मजा आता है ना। वो बड़े लोगों का हमेशा नकल करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे चलते हैं बड़े ध्यान से देखता है, कैसे खाना खाता है, कैसे बोलता है। आमतौर पर आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे वो ऐसा करते ही होंगे, और बड़े चाव से हम लोग देखते हैं उसको, भाई कैसे करता है वो करके दिखाना एक बार। तो वो भी एक नाटक का रूप है। दूसरा गीत, गीत तो आप जानते ही हैं, हर एक समाज के अंदर घुसा हुआ चीज है ये। हमारे झारखंडी समाज का बात यदि हम करें तो धान लगाने के टाइम में भी गीत गाया जाता है। बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम भी गीत गाया जाता है। शादी विवाह कोई शुभ कार्य हो रहा है तो उसमें भी गीत है। तो ये सब प्राकृतिक विधाएं हैं। यानी कि ये सब चीज का जो है, जब लिपि नहीं बना होगा उस टाइम से ही, जब भाषा का विकास हो गया होगा, मौखिक भाषा का विकास हो गया होगा, उस टाइम से ये चलता आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये प्राकृतिक विधा है। ठीक है, गीत भी आपको समझा दी। इसमें एक और है लोरी, ये गीत का ही एक रूप है। हर एक बच्चे को चाहिए, उसकी माता सुनाती है, उसको नींद में जाने में आसानी होता है उससे, है ना। उसी टाइप से अब ऐतिहासिक में यदि हम बात करें तो किसी खास देश काल में आरंभ, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, किसी खास देश काल में आरंभ। ठीक है, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं उपन्यास हो जाएगा, है ना। अब बताइए उपन्यास का हम बात कर रहे हैं। सिंपल सा बात बताइए, उपन्यास छोटा होता है कि बड़ा होता है? कहानी के मुकाबले तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये जीवन के हर एक पहलू को बहुत बारीकी से दिखाने का काम करता है।
जिस विषय पर लिखा जा रहा है उसके ऊपर बहुत छोटा छोटा जो चीज होता है वो भी दिखाने का काम करता है वो, है ना। तो उपन्यास अप्रोक्स हम यदि मान के चलें 500 पेज का कोई उपन्यास है, ठीक है। अब आपको लिखना है इसको, तो लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपके पास? लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास लिपि होना चाहिए, तभी आप लिख पाइएगा। लिपि के साथ क्या क्या चाहिए? और कागज भी चाहिए। अब किस में लिखेगा? पत्ता में तो नहीं लिख दीजिएगा ना, पत्ता में नहीं लिखना, उतना लंबा कहाँ मिलेगा आपको। कागज के साथ स्याही भी चाहिए। कौन चीज से लिखिएगा आप? लिखने के लिए कोई साधन होना चाहिए ना, स्याही चाहिए, कलम चाहिए। चलिए इतना चीज आपके पास मिल गया। इसके बाद अब उपन्यास लिख दिए, अब उसको पढ़वाना भी तो है लोगों तक। ऐसा तो नहीं है ना कि केवल उपन्यास आप लिख रहे हैं अपने आप को पढ़वाने के लिए, खुद मैं ही पढ़ लूं, मेरा उपन्यास मैं ही पढ़ूं। ऐसा तो कोई लेखक चाहता ही नहीं है। वो चाहता है कि वो समाज के हर कोने तक पहुंचे। उसके लिए क्या चाहिए? ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना। एक उपन्यास आप खुद से लिख दिए कागज पेन की सहायता से, इसके बाद फिर दूसरे आदमी को पढ़ाने के लिए क्या किए? फिर से लिखना शुरू किया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कितना आदमी लिखेगा? उसके लिए चाहिए प्रिंटिंग प्रेस का, है ना। प्रेस चाहिए जो उसको प्रिंट कर सके, लोगों तक पहुंचा सके। तो उपन्यास जो है हमारा ये क्या है? किसी खास देश काल वातावरण में ये आया, ये विधा, है ना। जब लिपि का आविष्कार हो गया, कागज आ गया, स्याही आसानी से मिलने लगा, कलम मिल गया और प्रिंटिंग प्रेस, ये सारे कंडीशन जब एक साथ आएंगे तब एक उपन्यास का रचना होगा, ठीक है। कहानी में कैसा था? वो मौखिक रूप से चलते थे। आज हम किसी को सुनाए, वो सुन लिया, उसको याद हो गया, आगे जाके किसी को सुना दिया। आपको वेद का बात पता होगा। वेद जो कैसे थे? हमारे जो वेद हैं, 4 वेद हैं, वो किस टाइप से थे? या महाकाव्य, रामायण को ही ले लेते हैं हम, साधारण सा उदाहरण के तौर पर रामायण को ले लेते हैं। ये तो लिखने के बाद ये रामायण जो है सब बहुत पहले आया था। तो वो किस टाइप से बनाया गया? वेद का यदि बात करें तो उसको भी हम लोग गाया जा सकता था, उसको गायात्मक टाइप का चीज था वो, है ना। आप लोग स्कूल में प्रार्थना करते हैं ना सुबह सुबह, तो मैक्सिमम प्रार्थना जो होता है, यदि आप शिशु विद्या मंदिर में पढ़े हैं तो उसमें या कुंदे न तो तू सारहा ठवला वाला जो होता है, उसमें आपको उसका मतलब पता है? किसी को नहीं पता होगा अभी तक, है ना। लेकिन वो गायात्मक है तो हमको याद हो गया है। तो सेम चीज हमारे वेदों के साथ भी हुआ था। उसको रटा जाता था क्योंकि हमारे पास कागज, स्याही, लिपि नहीं था, है ना। तो उसको तो बहुत बाद में लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। उससे पहले कैसे काम चलता था? हम गुरु हैं तो अपने 10 को शिष्य को रटवा दिया उसको, फिर वो 10 को रटवा देगा। इस टाइप से चलता था काम, बिना लिपि का, बिना कागज का, बिना स्याही का, है ना। तो उसको गाने योग्य बनाया गया क्योंकि गद्य को, प्योर जो गद्य होगा उसको रटवाना बहुत मुश्किल है। किसी चीज को रटने के लिए हमको उसमें लय डालना पड़ेगा। तो लय कहां से आया? उसको गायात्मक रूप में लिखा गया। रामचरितमानस यदि हम लेते हैं तुलसीदास जी का, कैसा है वो? उसको आप आराम से गा सकते हैं, चौपाइयों में, छंदों में लिखा गया है उसे, तो उसे आप आराम से गा सकते हैं। वो कैसे पहुंचा उस टाइम? तो मान लीजिए कहीं एक राम कथा हुआ, वहां पे कोई सुना, इतना मजा आया सुन के कि उसको याद हो गया। कभी कभी कोई गाना ऐसा होता है कि ना, पहली बार सुनते हैं लेकिन आपको याद हो जाता है, तो वैसे ही वो फैला, किसी को याद हो गया, फिर जाके कोई दूसरा गांव में वो सुना दिया, कोई तीसरा आदमी को याद हो गया। इस टाइप से बात समझ में आ रहा है ना। तो प्राकृतिक विधा आपको समझ में आ गया। ऐतिहासिक विधा कब होगा? जब किसी खास देश काल वातावरण
या कुछ अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तब जाके उपन्यास जैसे विधाओं का जन्म होता है, या जो बड़े बड़े कहानियां हो गए वो उसका जन्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद इसमें आता है कथा और कहानी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। विधा दो टाइप का होता है, ऐतिहासिक और प्राकृतिक। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कथा और दूसरा होता है कहानी। ठीक है, ये जो प्राकृतिक विधा में आप देखें, कहानी जो है वो कथा के रूप में आता था। ठीक है, अब कथा और कहानी में क्या अंतर है इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेते हैं हम कथा और दूसरी तरफ लिखते हैं कहानी। ठीक है, देखिए कथा आप सुने ही होंगे, है ना। कुछ कुछ कथाओं का नाम लिख देते हैं, जो बहुत फेमस है, पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र की कहानी। उसके बाद एक जातक कथा भी बहुत फेमस है। किसके ऊपर लिखा गया है, ये आज का सवाल है, ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, यदि पिछला क्लास आप लोग देखे हैं मेरा क्लास 2, तो उसमें उनका नाम भी लिया गया था। ठीक है, चलिए जातक कथा। ठीक है, उसके बाद एक है कथा सरित सागर। ठीक है, देखिए पहले कथा को समझते हैं हम लोग। कथा जो होता था इसमें कोई ना कोई प्रकार का सीख देने का काम करता था, बताने का काम करता था, यानी कि ये आदर्शवादी हुआ करता था। कैसा होता था, इसमें आदर्श जो होता था वो कूट कूट के भरा होता था। ठीक है, ये आदर्शवादी टाइप का चीज था। मतलब कथा सुनाए कोई बच्चा को या फिर किसी को भी कथा सुनाए, अंत में इससे क्या सीख मिला, इससे ये सीख मिलता है, वो सीख मिलता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इस टाइप का बहुत सारा बात सुनने को मिलता है कथा में, है ना। सिंपल सा बात है, हमारे परिवारों में आप देखते होंगे सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, उसमें है ना कलावती लीलावती करने वाला जो कहानी है सुने ही होंगे। तो उसमें किस टाइप से भगवान का पूजा नहीं किया तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं, है ना। फिर पूजा करने से ठीक हो जाता है सब। तो वो एक शिक्षा देने का काम कर रहा है कि भगवान का पूजा करो, है ना। तो वो हो गया कथा। ये कैसा होता है, आदर्शवादी होता है। समझ में आ गया। और कहानी जो होता है वो होता है ये आदर्शवाद भी हो सकता है इसमें, और यथार्थवाद। ज्यादातर ये जो होता है कहानी में हम लोग आदर्शवाद और ये यथार्थवाद को हम लोग देखते हैं। ठीक है, मेन रूप से ये यथार्थवादी कहानी होता है यानी कि हमारा समाज जैसा है वैसा ही उसको दिखाना है हमको। समझ में आ रहा है ना। यानी कि देखिए अब सिंपल सा एक बात बताते हैं, हमारा समाज जो अभी जैसा अभी है, मैक्सिमम आप देखिएगा गाली का यूज ज्यादा होता है ना। तो आप क्या चाहेंगे कि हमारा समाज जैसा है वैसा ही दिखे, यानी कि आप मान लीजिए कोई मूवी बना रहे हैं, कोई भी सिनेमा बना रहे हैं, तो उसमें आप कैसा चाहिएगा, ये एक आदर्शवादी सिनेमा बने या हमारा समाज जैसा है एग्जैक्ट वैसा बने। हम गाली का उदाहरण दे रहे हैं, आप देखिएगा कि हमारे समाज में जिस प्रकार से धारा प्रवाह गालियों का उपयोग होता है वैसे कई सिनेमा भी है। अब एक बहुत मशहूर सिनेमा था
गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसको आप देखे ही होंगे आप लोग, है ना। ऐसा मूवी कौन छोड़ता है कि नहीं। तो उसमें आप देख सकते हैं यथार्थवादी समाज को दिखाया गया उसमें, जैसा हमारा समाज है, जैसे गुंडागर्दी चलता है वास्तव में, वैसा दिखाया गया है। बात समझ में आ रही है। तो कहानी जो होता है वो यथार्थवादी होता है और कथा जो होता है वो आदर्शवादी होता है। बस दोनों में ये मेन डिफरेंस जो है, मूल रूप से जो डिफरेंस है वो है। ठीक है। देखिए, कहानी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में, यदि आप एक कहानी है बूढ़ी काकी, जो पिछले बार हम बोले थे पिछला क्लास में पढ़ के आने के लिए, है ना। इसमें आपको अंत में दिखाई देगा कि बहू का जो है सो हृदय परिवर्तन हो गया अपना सास को देख के, कि इतना दयनीय स्थिति आ गया था कि बूढ़ी काकी को मेहमानों के जूठे पत्तल खाने पड़े। ये देख के हृदय परिवर्तन आ गया। इसमें कुछ हद तक आदर्शवादी दिखाई देता है। लेकिन वहीं यदि कफन का बात करें तो कफन का एक बहुत फेमस लाइन है जिसमें कहा गया है कि सामने वाली की वाइफ मरी पड़ी है, कफन के लिए पैसा जो है चंदा करके लाया गया है। अब वो पैसा से लोग क्या करता है, जाके खाना खा लेता है भरपेट, और खाना खाने के बाद क्या पैसा बचता है दूसरे को भी खिला देता है कि लो भाई तुम भी खा लो। और उसमें एक बहुत फेमस लाइन है, उसमें कहा गया है कि ऐसा पेट भर खाना लास्ट टाइम ठाकुर साहब के जो बेटा का बाराती ऐसा कुछ था उसमें गए थे, वहां पे खाए थे। तो ये समाज की सच्चाई है, यथार्थवादी। बात समझ में आ रहा है ना। तो कहानी ज्यादातर आपको यथार्थवादी मिलेगा। यह घोर यथार्थवादी कहानी जब हम पढ़ेंगे, एक दुनिया समानांतर जो कहानी का किताब हमारे सिलेबस में है, उसमें घोर यथार्थवादी जीवन है। एक उसमें कहानी है, शायद कहानी का नाम याद नहीं आ रहा, यही जिंदगी है इस टाइप से कुछ, मन्नू भंडारी का लिखा गया। उसके ऊपर एक रजनीगंधा नाम का मूवी भी बना है। उसमें किस प्रकार से मन विचलित होता है उसके बारे में दिखाया गया है। नहीं, यही सच है, याद आ गया, यही सच है। ये एक दुनिया समानांतर में कहानी हम लोग को पढ़ना है, मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इसके ऊपर एक मूवी भी बना है, रजनीगंधा। ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से एक आम आदमी का मन विचलित होता है वो आपको दिखाई देगा। ये घोर यथार्थवादी कहानी है। और भी बहुत सारे ऐसे कहानी उसमें मिलेंगे जो यथार्थ को दिखाते हैं। बात समझ में आ गया। उसके बाद जो है सो मेन कहानी क्या करता है कि कोई ये शिक्षा नहीं देता है, बस ये दिखाने का काम करता है कि हमारा समाज है कैसा। बात समझ में आ रहा है ना। कहानी में कोई शिक्षा नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अब देखिए, हमारा भारतीय समाज जो है वो आदर्शवाद के ऊपर टिका हुआ है ज्यादा, है ना। तो इस टाइप का कहानी जो है जिसमें यथार्थवाद ज्यादा होगा, वो यहां जन्म लेना उसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो पहले से आदर्शवादी रहे हैं। हमारे कथाओं में आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ तक कि आप देखिएगा तो वो आदर्शवादी विचारधारा का बहुत हद तक आपको शुरुआती प्रेमचंद के कुछ कहानियों में दिखाई देंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे आके वो भी यथार्थवादी कहानी लिखना शुरू कर दिए थे, है ना। तो कहानी जो है सो कहाँ से आया है, तो ये पश्चिम से आया है। हमारे देश का ये उपज नहीं है अपना। ठीक है, पहले ही बता देते हैं हम।
कहानी जो है वो पश्चिम से आई है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि कहानी के जो जन्मदाता हैं एक अमेरिकी लेखक थे, उनका नाम था एडगर एलन पो। क्या नाम था? तो एडगर एलन पो। ये इनका जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं रहा था। ये 1809 में इनका जन्म हुआ था और 1849 में इनका मृत्यु हो गया था। लेकिन ये जो है सो स्टार्ट किए थे एक शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट, यानी कि छोटी कहानियों का एक जखीरा कह सकते हैं। ठीक है, ये मेन रूप से लिखते थे जासूसी कहानी और साइंस फिक्शन वाला जो कहानी सब होता है, जैसे कि आयरन मैन देखे हैं ना, मार्वल वाला, बहुत सारे कौन कौन सा मैन है, और भी मतलब वैसे कहानी जिसमें साइंस के कुछ थ्योरी होंगे और कल्पनाएं होंगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं साइंस फिक्शन। समझ में आ गया? चलिए, अब यहां तक समझ में आया कि कहानी शुरुआत कहां से हुआ। तो एक अमेरिकी लेखक थे जिनका नाम था एडगर एलन पो। ठीक है, तो कहानी कहां से आया है? पश्चिम से आया है। हमारे देश में इसका जन्म नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्यों नहीं है? तो हम लोग शुरू से ही ज्यादा आदर्शवादी थे, जिस कारण से, है ना। और कहानी जो होता है वो आदर्शवाद के ऊपर ज्यादा टीका नहीं होता है। यदि आदर्शवाद ज्यादा है तो वो कथा के अंतर्गत गिनती आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब हम लोग कहानी के तत्वों के बारे में बात करेंगे। एक कहानी में क्या क्या तत्व होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए एक बात बता दें, कहानी और उपन्यास दोनों का जो तत्व है, जिस चीज से मिलके वो सब बनता है, कहानी या उपन्यास, वो दोनों सेम ही है। तो हम अलग से इसका बात उपन्यास वाले में नहीं करेंगे। बस एक नाटक में एक नया इसमें जुड़ जाता है, वो पहले एक एक करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो कहानी के तत्व। ठीक है, कहानी का आमतौर पर 6 तत्व माना गया है। ठीक है, कौन कौन सा है? तो सबसे पहला जो आता है वो है कथानक और कथा वस्तु। ठीक है, उसके बाद आता है उद्देश्य। उद्देश्य तीसरा नंबर में जो आता है उसका नाम है चरित्र योजना। चरित्र योजना। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर में जो आता है वो है भाषा शैली। पांचवा नंबर में जो आता है हमारा वह है संवाद योजना। ठीक है, और छठा नंबर में जो आता है वो है देश काल वातावरण।
समझ में आ गया? यही सेम टू सेम जो कहानी का तत्व है, यही 6 तत्व उपन्यास में भी होते हैं। तो अभी समझ लीजिए, उपन्यास वाला में इसको नहीं समझाएंगे हम। एक नाटक में 7वां तत्व जुड़ जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अभिनियता या रंग संकेत, ठीक है, जो बोल सकते हैं आप। ये ओनली फॉर नाटक में आता है, ठीक है। और ये बाकी जितना है ये कहानी या उपन्यास, दोनों में सेम रहते हैं। अब एक एक करके हम लोग उठाएंगे इसको और उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्या था? कथानक और कथा वस्तु, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कथानक का अर्थ है वह ढांचा जो घटनाओं, चरित्रों या उसमें जो वर्णन हो रहा है उसको आपस में बांधने का काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में प्लॉट भी कहते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश का शब्द है। यानी कि वह ढांचा जो घटनाओं, चरित्रों और वर्णनों को आपस में बांधने का काम करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कथानक, ठीक है। सबसे पहले हम ये लिखते हैं, वह ढांचा जो घटनाओं, चरित्रों तथा वर्णनों को आपस में बांधता है, ठीक है। एक अच्छे कथानक की पहचान है कि उसमें अनुपात और गति उचित हो। उचित अनुपात का अर्थ है कि ना तो घटनाओं का वर्णनों का भरमार हो और ना ही चरित्र इतने ज्यादा कि पाठक के साथ संगति ना बैठा पाए। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें घटना भी उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए और वर्णन भी उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम सब नपातुला होना चाहिए। कथानक का अर्थ यही है, ठीक है। देखिए, इसमें एक गति शब्द का उपयोग हम किए अभी। गति का अर्थ क्या है कि उसको पढ़ते समय, किसी चीज को पढ़ रहे हैं, किसी कहानी को पढ़ रहे हैं, किसी उपन्यास को पढ़ रहे हैं, तो एक सामान्य जो गति होना चाहिए पढ़ने का, वही गति में। ऐसा नहीं कि एकदम कह सकते हैं कि घटनाओं का बमबारी हो रहा है पूरा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तुरंत तुरंत आ रहा है, नया नया चरित्र तुरंत आ रहा है, ऐसा नहीं। एक स्मूथ वे में, आराम आराम से, धीरे धीरे चलते हुए, यानी कि नए नए घटनाएं, चरित्र भी आए और कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद आता है कथा वस्तु। ये समझ में आया ना? कथानक की एक बार और समझा दें। देखिए, कथानक वह ढांचा है जो घटनाओं और चरित्रों
कि वर्णनों को आपस में बांधने का काम करता है। इसमें सबसे मेन चीज क्या है, वो है गति। ठीक है, तो गति हम क्या बताएं कि ज्यादा स्पीड में ना ही घटनाएं सामने आए और ना ही चरित्र। पाठक को समझ में आना चाहिए कि आखिर में हो क्या रहा है। ऐसा नहीं कि फटाफट ये इसके बाद ये इसके बाद ये वो आ रहा है। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए, कथानक के बाद हम लोग आते हैं कथा वस्तु। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं, मिटाते हैं नहीं तो। इसके बाद आता है कथा वस्तु। ठीक है, तो कथा वस्तु का मतलब ये होता है कि वो जो कहानी हम लिख रहे हैं वो सामग्री कहां से लिया गया है। ठीक है, कथा वस्तु का जो स्रोत है, यानी कि देखिए सामग्री कहां से ली गई है। कहानी लिखने समय हम कहानी जो बनाते हैं उसका सामग्री हम कहाँ से उठाए हैं। अब देखिए, इसको आगे हम बताते हैं, आप खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्रोत जो है सो हम लोग इतिहास से भी ले सकते हैं। ठीक है, इतिहास भी हो सकता है और वर्तमान भी हो सकता है और कल्पना भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। वर्तमान भी हो सकता है और कल्पना भी हो सकता है। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग कथा वस्तु को प्रख्यात, उत्पाद तथा मिश्र भी कह सकते हैं। इसी के आधार पर हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। एक होता है प्रख्यात, ये इतिहास से संबंध रखेगा। ठीक है, उत्पाद और मिश्र, ये तीनों को जब मिला के हम लोग बात करते हैं ये मिश्र हो जाएगा। ठीक है, एकदम कल्पना से कुछ नया वस्तु निकाल के दे देना, वही क्या होगा, मिश्र हो कह सकते हैं, है ना। कोई ऐतिहासिक कहानी को उठा लेते हैं तो इतिहास से हो जाएगा उसका संबंध। और वर्तमान का कोई चीज ले लेते हैं, जैसे कि हमारे भी समाज में जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा मात्रा में है ना। और भी कोई भी ऐसा चीज है ना, अंधविश्वास ज्यादा है, तो उस टाइप से यदि हम कुछ चीज उठाते हैं, कोई टॉपिक उठाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्तमान का ले लेंगे। ऐतिहासिक काल का कुछ चीज उठाते हैं, हमारे अशोक के बारे में कुछ लिख दिया हम, उस काल का कोई बात लिख रहे हैं। जैसे कि आप दिव्या पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। दिव्या उपन्यास जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया है। ठीक है, और कल्पना तो आप समझ ही सकते हैं, खुद से बनाना। ठीक है, देखिए अच्छा जो कथा वस्तु होता है उसको क्या कहते हैं, अच्छे जो कथा वस्तु होता है उसका कह सकते हैं हम जो विश्वसनीय और प्रमाणिक हो। ठीक है, एक अच्छा कथा वस्तु किसको बोलते हैं, जिसमें विश्वास किए जाने लायक कुछ चीज हो, है ना। ऐसा नहीं कि एकदम हवाई बात कर रहे हैं हम।
समझ में आ गया? इसमें यदि हम अपना ज्यादा कल्पना डाल देते हैं, मान लीजिए चरित्र एकदम काल्पनिक हो जाता है, तो कहानी में आकस्मिकता और संयोग तत्व का महत्व ज्यादा है, तो कथा वस्तु अविश्वसनीय और कमजोर हो जाता है। मान लीजिए कि अचानक से, है ना, कुछ आता है, मान लीजिए जासूसी कहानी या कोई दूसरा कहानी ले लेते हैं हम, है ना। एक कहानी का नाम है क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा हमको, सीरियल भी उसका आया था, चंद्रकांता। हाँ, चंद्रकांता नाम का एक कहानी है, देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखा गया था वो। उसमें मतलब अचानक से, छोड़िए ना, अभी का उदाहरण आपको देते हैं, बालवीर। बालवीर को पकड़ लीजिए आप, है ना। अचानक से उसमें ऐसा ऐसा शक्ति दे दिया गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई कैसा हो रहा है। शक्तिमान जो हमारे टाइम का सीरियल था वो, है ना, और क्या क्या सोनपरी ये सब आता था। उसमें क्या था, वो उसका कथा वस्तु में आकस्मिकता बहुत ज्यादा मात्रा में था। कब कहां से कौन आ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, उसके पास वो नई शक्ति है। समझ में आ रहा है ना? तो उस हिसाब से यदि होता है तो उसको प्रमाणिक हम लोग नहीं मानते हैं, अविश्वसनीय मानते हैं। वो उसका जो कथा वस्तु है वो छोटे छोटे बच्चों को ही अच्छा लगेगा, है ना। कहाँ से कैसे आ रहा है उसका कोई गारंटी नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। तो कथानक और कथा वस्तु समझ में आ गया, है ना। कथा वस्तु कहाँ से लिया गया है, इतिहास से, वर्तमान से या कल्पना से, है ना। इसी को प्रख्यात, उत्पाद और मिश्र कहते हैं। और सबसे बड़ा चीज जो होता है वो विश्वसनीय और प्रमाणिक होना चाहिए, है ना। एकदम कल्पनाओं से भरपूर नहीं, आकस्मिकता बहुत कम मात्रा में होना चाहिए उसमें, है ना। तभी जाके वो एक अच्छा कथानक बनता है, एक अच्छा कथा वस्तु बनता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा उद्देश्य। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं, तो मिटा देते हैं हम। नेक्स्ट आता है उद्देश्य। ठीक है, दूसरा नंबर का था ये। अब ये क्या चीज है? तो उद्देश्य क्या अर्थ जो होता है कि रचनाकार कोई भी रचना को लिखता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य छिपा होता है। वो पाठक के मन में कुछ अपने विचार डालने का प्रयास करता है ना। मतलब कहानी पढ़ने के बाद या उपन्यास पढ़ने के बाद ठीक आप वही नहीं रहे जो आप पहले थे, तो समझ लीजिए कि उपन्यास का उद्देश्य आपके ऊपर हावी हो गया है, आपको समझ में आ गया है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे कि आप बूढ़ी काकी को पढ़ते समय या पढ़ने के बाद आपके मन में बूढ़ों के प्रति कुछ दया भावना उत्पन्न जरूर हो जाएगा, है ना। आसपास में कोई बूढ़े बुजुर्ग आपको दिखाई देंगे तो उनका हेल्प करने का मन कर जाएगा आपको। तो वही है उद्देश्य मेन रूप से। ठीक है, देखिए वो क्या है, इसका अर्थ है कि रचनाकार ने किस प्रयोजन से कहानी या उपन्यास की रचना की है। ठीक है, अर्थात ऐसा जो अभी आपको बताएं कि वो आपके अंदर ऐसा क्या डाल देना चाहता है। ठीक है, तो वही है उद्देश्य। समझ में आ गया? देखिए, कुछ हल्के किस्म के जो साहित्यकार होते हैं वो कहानी में लिखते रहते हैं, ठीक है, कि
ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कि नहीं, बूढ़े के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा यदि हम लिखते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, कोई रचनाकार है जो अपने रचनाओं में ही लिख रहे हैं कि समाज में जाति व्यवस्था को हटाया जाना चाहिए, या बूढ़ों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। मान लीजिए डायरेक्ट ऐसा कुछ लिख देता है, तो उससे क्या होगा, ये समझ तो जाएगा आदमी, लेकिन करने का काम नहीं करेगा। इसको कुछ ऐसे चरित्रों, ऐसे पात्रों के साथ दिखाया जाना चाहिए, मतलब उसको डायरेक्ट बोलना नहीं है कि ऐसा कुछ करना चाहिए हम लोगों को। ऐसे परिस्थिति बना दे उसमें कहानी में कि पाठक को खुद लगे, नहीं, खुद उसके मन में भाव आए कि नहीं, दया तो करना चाहिए, ये प्रथा गलत है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसी को बोलते हैं उद्देश्य। उद्देश्य जो होता है कहानी या उपन्यास में घुला होना चाहिए, ना कि थोपा हुआ। ठीक है? उद्देश्य कहानी या उपन्यास में घुला हुआ होना चाहिए, ना कि थोपा। देखिए, थोपा हुआ यदि रहेगा उसमें और भी प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए कोई बच्चा को आपको पालक का सब्जी खिलाना है और उसको खाने अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? तो आप क्या करिएगा, उसको डायरेक्ट बता दीजिएगा कि आज पालक का सब्जी बना है, खा लो, इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, आँख का रोशनी बढ़ता है, ये सब जो बात होता है, ये सब बात बोल के उसको खिला लीजिएगा? नहीं खिला पाइएगा आप, क्योंकि उसको पता है इसका उद्देश्य है हमको पालक खिलाना, है ना? वहीं आप कुछ नया नाम कि भाई ये जो डिश है वो इटली का है, यहाँ का नहीं है, ये अमेरिकन डिश है, फट से खा लेगा। उसको बताना ही नहीं है इसमें क्या मिला हुआ है ना? तो ऐसा कुछ करके खिलाइएगा तो वो खा लेगा। तो बस वही चीज है उद्देश्य। ठीक है? किस उद्देश्य से लिख रहे हैं आप, वो कहानी में घुला हुआ होना चाहिए, उपन्यास में घुला हुआ होना चाहिए, थोपा हुआ नहीं। बात क्लियर है? ठीक है? इसके बाद आता है चरित्र योजना। चरित्र योजना, ठीक है? अब कोई भी कहानी आप लिखते हैं तो उसमें आपको चरित्र डालना पड़ेगा। आप कोई भी, देखिए अभी सबसे पहले अभी क्या बताया आपको हम, उद्देश्य। तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको बहुत सारे घटनाओं का जिक्र करना पड़ेगा, घटनाएं करनी पड़ेंगी उसमें। ऐसा तो बात नहीं है कि आप खड़े होकर मोनोलॉग जैसा बोलते गए, है ना?
कहानी में बहुत सारे चरित्र होते हैं, बहुत सारे पात्र होते हैं, उनके माध्यम से आप अपना बात कहलवाते हैं, है ना। तो चरित्र योजना वही है, किस प्रकार से चरित्रों के माध्यम से आप अपना बात सामने रख रहे हैं। ठीक है। एक अच्छा लेखक का जो पहचान होता है वो क्या करता है कि अपना बात हमेशा चरित्रों के माध्यम से करने का काम करता है। ठीक है। यदि आप गोदान पढ़ते हैं प्रेमचंद का, तो उसमें जो है सो प्रेमचंद ऐसा नहीं दिखेगा कि प्रेमचंद खुद कहीं खड़े होके उसका जो मूल भाव है वो बताने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। वहीं यदि आप दिव्या उपन्यास जो है उसको पढ़ लीजिए, उसमें पता चलेगा मारिस नाम का एक उसमें पात्र है, ऐसा लगेगा कि यशपाल खुद खड़े होके मारिस के माध्यम से अपना बात रखने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो उसमें भी कहते हैं वो अच्छे लेखक की पहचान नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कहीं कहीं आपको दिखाई देगा दिव्या में पृथु सेन के मुंह से भी अपना बात कहलवाने का कोशिश करते हैं वो, है ना। तो हमेशा चरित्र योजना कैसा होना चाहिए, चरित्र बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, है ना। चरित्र जो है सब बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एकदम नपातुला, है ना, बैलेंस। समझ में आ रहा है ना। कि ऐसा नहीं कि एक चरित्र यहाँ से आ गया, एक चरित्र यहाँ से आ गया, किसी की कोई जरूरत नहीं है इधर का। ये मान लीजिए मूल पात्र है, एक सपोर्ट कोई आ गया, फिर एक आ गया, अब जिसका जरूरत है इतना ही दूर तक, वो यहीं तक काम कर रहा है, फिर गायब हो गया। जरूरी नहीं कि फालतू का चरित्र हम ढोते जा रहे हैं पूरा कहानी में, तो उसको बोलते हैं चरित्र योजना। बात समझ में आया, है ना। चरित्रों की संख्या भी एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। देखिए हमको जहां तक समझ में आ रहा है, कहने का अर्थ ये है कि हमको जहां तक लग रहा है कि आपको जहां समझने में दिक्कत होगा, हम खुद सही ढंग से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यदि फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, यहाँ पे हमको समझ में आया, फिर से समझा दीजिए, तो समझाया जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए मेरे सामने तो आप बैठे हैं नहीं, हमको पता कैसे चलेगा कि आपको किस पॉइंट पे दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। हम अपने हिसाब से पढ़ाते जा रहे हैं आपको, तो ये सब आप लोगों को खुद देखना है। ठीक है। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा पूछिएगा कि भाई यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया। ठीक है। देखिए एक अच्छा चरित्र योजना का मूल्यांकन यदि हम देखें, इसमें चरित्रों का वर्णन जो है सो किस शैली में किया गया है या किस शैली में प्रयोग किया गया है, उसके लिए भी कुछ कुछ पॉइंट है। सबसे पहला जो होता है उसमें होता है कि जिसमें चरित्र स्वयं अपनी विशेषता बताता है, ठीक है। दूसरा नंबर में जो होता है जिसमें चरित्र एक दूसरे विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो
तीसरा नंबर जो आता है जिसमें खुद लेखक चरित्र की विशेषताओं को बताते हैं या उसका वर्णन करते हैं। और चौथा नंबर का जो आता है वह है जिसमें विभिन्न स्थितियों तथा घटनाओं में चरित्र को रखकर उसकी प्रतिक्रियाओं तथा व्यवहारों के माध्यम से चरित्र का वर्णन किया जाता है। ठीक है, एक अच्छे उपन्यास या कहानी में ये चारों जो तत्व है या फिर चरित्र जो होता है ये विद्यमान होते हैं, लेकिन सबसे अंतिम वाला जो शैली है, ये जो हमारा शैली है जिसमें विभिन्न स्थितियों तथा घटनाओं में चरित्र को रखकर उसकी प्रतिक्रियाओं से, है ना, उसका कैसा व्यवहार है, उसके माध्यम से यदि हम चरित्र का वर्णन करें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है ना, ये तीनों जो है उतना अच्छा शैली नहीं माना जाता, ये जितना अच्छा इसको मानते हैं। तो ये प्रेमचंद का एक बहुत पुराना कथन है, बहुत प्रसिद्ध कथन है। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक है, ले लीजिएगा। प्रेमचंद का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, उसमें प्रेमचंद कहते हैं कि चरित्र जो हमारे कहानी के चरित्र हैं, वो चरित्रों को मैं एक बच्चे की तरह पालता हूं और उसके बाद मेरे चरित्र कैसे निकलेंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अपने घटनाओं, अपने परिस्थितियों के अनुसार हमारा चरित्र कैसा बन जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए, इसमें एक और बात है कि चरित्र कैसा होना चाहिए। एक कोई पात्र है वो कैसा होना चाहिए। पात्र के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आदर्शवाद भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत आदर्श भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा वो एकदम निराशावादी भी नहीं होना चाहिए, है ना, निराशावादी भी नहीं होना चाहिए। वो एक साधारण इंसान जैसा रिएक्ट करता है वैसे ही चरित्र को भी रिएक्ट करना होगा, तब जाके वो एक मजबूत चरित्र बनता है। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सपोज कि कहीं गम का माहौल है, वहां पे कोई आदर्शवादी व्यक्ति जाएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया कोई कहानी में, वहां पे एक आदर्शवादी व्यक्ति जाके कह रहा नहीं, आत्मा जो है कभी नहीं मरता है,
मृत्यु जो है सो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ऐसा यदि कहे तो उसको आदर्शवादी कहेंगे। एक साधारण आदमी क्या करेगा, वहां पे जाके रोएगा, उसको भी तकलीफ होगा, है ना। तो आप कहानी जैसा लिख रहे हैं उसमें साधारण आदमी का जिक्र होना चाहिए, एक आम आदमी जैसा रिएक्ट करता है वैसा करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, यहां तक समझ में आ गया चरित्र योजना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है भाषा शैली। भाषा शैली, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रचनाकार ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है तथा उसमें विभिन्न शब्दावली का अनुपात कैसा है। उदाहरण के लिए यदि हम दिव्या, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन जैसी रचनाओं में तत्सम शब्दावली बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है हम लोगों को, है ना। मतलब देखिए, भाषा शैली का अर्थ हम कल आप लोगों को बता रहे थे, है ना। बहुत हद तक आप लोगों को समझ में आया होगा, उससे रिलेट करके आप देखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि बहुत ग्रामीण जीवन का कहानी लिख रहे हैं, है ना। अब प्रेमचंद को यदि पकड़ते हैं तो उनका भाषा शैली कैसा है, एकदम साधारण, आम जन का जो बोलचाल का भाषा है कुछ उस टाइप का है। ऐसा नहीं उसमें तत्सम शब्द घुस गया है बहुत ज्यादा मात्रा में, संस्कृत का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, ऐसा नहीं, है ना। एकदम साधारण, मतलब जिस हिसाब से आपका चरित्र है, जैसा चरित्र है, कम पढ़ा लिखा चरित्र है तो उसका भाषा वैसा ही होगा। ऐसा नहीं है ना, कम पढ़ा लिखा चरित्र से हम यदि अंग्रेजी बुलवाने लगे तो क्या होगा, वो रियल नहीं लगेगा, उसमें कुछ ना कुछ बनावटी टाइप का लगने लगेगा, है ना। आप उसी तरह से दिव्या का भाषा देखिए, उसमें तत्सम शब्द ज्यादा है। क्यों? देखिए, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह कि वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया उपन्यास है ना। इतिहास में लोग हो सकता है वैसे ही बोलते थे, है ना। बात समझ में आ रहा है। हिंदी भाषा का कंप्लीट डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग जैसा हिंदी कहां से आएगा। तो उस टाइम का लिखा हुआ, यानी कि उस टाइम के टाइम पीरियड को एक कह सकते हैं पृष्ठभूमि बना करके लिखा गया है, तो वैसा भाषा का प्रयोग किया गया है। वहीं आप यदि मैला अंचल का भाषा देखते हैं तो एकदम ये कंप्लीट ठेठ भाषा में लिखा गया है ना। ठेठ भाषा में लिखा गया है, जहां अभी आपको बताया इनकलाब जिंदाबाद का मतलब वहां इनकलाब जिंदाबाद हो जाता है ना, कुछ ऐसे ही। तो ये होता है भाषा शैली। आपका चरित्र कैसा है ना, वो दिखाता है कि उसका भाषा कैसा होना चाहिए, ठीक है। एक होता है मौन का भाषा भी होता है ना। अचानक से कोई चरित्र बोलते बोलते चुप हो जाता है ना। अचानक से कोई डायलॉग चल रहा है, अब यहाँ पे चुप हो गया, लेकिन पाठक को समझ में आ जाता है कहना क्या चाहता है ना। बात समझ में आ रहा है। तो इसको कहते हैं भाषा शैली, ठीक है। साथ ही साथ उसमें किस टाइप का उपमान का उपयोग किया गया है, कह सकते हैं किसका उदाहरण दिया गया है ना। जैसे चांद से महबूबा मेरी है ना, तो चांद के साथ तुलना कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। कैसा मुहावरा का प्रयोग किया गया है, लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, वो सब भाषा शैली के अंतर्गत आता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसके बाद जो आता है
हमारा संवाद योजना। देखिए हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को, कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स खुला है, ऐसा नहीं कि सर जैसा बता दिए वैसे में ही काम चला रहे हैं। थोड़ा सा भी डाउट होगा मन में तो उसको पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस आंसर हम करवाएंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं कि सारा क्वेश्चन का आंसर हम करवा दें आपको, उतना तो समय मेरे पास भी नहीं है ना आपके पास है। क्वेश्चन का आंसर खुद आपको लिखना है। यदि हम सारा क्वेश्चन का आंसर आपको लिखवा के दे दें तो आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और रटने वाला जो तरीका होता है वो सबसे खराब तरीका है। आप रट के कितना दिन तक चला पाइएगा, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद भी कहीं प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर एग्जाम हॉल में जाके वहां फंस जाइएगा। कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा तो कहाँ से करिएगा आप, आंसर ही नहीं लिख पाइएगा, है ना। और ऐसा बात तो है नहीं कि जैसा हम क्वेश्चन लिखवा देंगे एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ जाएगा। यूपीएससी का तो नियम जानते ही आप, यहाँ वहां से क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के पूछता है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है। आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप भी वैसे ही जवाब दे पाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है संवाद योजना। ठीक है, संवाद योजना का मतलब क्या हो गया कि किसी भी उपन्यास या कहानी में यदि चरित्र के माध्यम से सीधी बातचीत कराई जाए तो प्रभाव क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि देखिए मान लीजिए ये ए कोई चरित्र है और ये बी कोई चरित्र है, ये दोनों आपस में यदि बात कर रहा है तो प्रभाव बढ़ जाता है ना। कि उसने कहा, मान लीजिए कोई कहानी हम ले लेते हैं, रमेश ने कहा आज मैंने मिठाई खाई। संतोष ने तुरंत जवाब दिया हाँ मैंने भी खाई, वही ना लाल वाली मिठाई जो माँ ने किचन में रखी हुई थी। हाँ 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 वही मिठाई। समझ में आया। इस टाइप से यदि बात करते हैं हम तो उसमें क्या होता है कि पाठक को पढ़ने में मजा आता है। ऐसा लगता है कि भाई दो आदमी बात कर रहा है, तीसरा हम बैठ के सुन रहे हैं उसको। समझ में आ रहा है ना। इसी को कहते हैं संवाद योजना। और देखिए हमेशा वाक्य जो है सो छोटा छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं मोनोलॉग जैसा नहीं होना चाहिए कि भाषण नहीं दे रहे हैं हम, खड़ा हो गए और भाषण देना शुरू कर दिए। एक ही चरित्र जो है सो एक पेज का भाषण देके खत्म कर दिया, ऐसा नहीं, छोटा छोटा संवाद। हाँ आज चलना है घर, नहीं कल जाएंगे, आज थोड़ा और घूम लेते हैं, इस टाइप से, है ना। बात समझ में आ रहा है। और कभी कभी वही जो भी चुप्पी वाला जो भाषा शैली में हम लोग बात किए वो वाला भी आना चाहिए। थोड़ा देर बात करके चुप हो जाए, है ना, पाठक खुद समझे, उसमें और मजा आता है ना। कभी कभी होता है कि डबल मीनिंग बात करते समय करते ही होंगे, कुछ बात बोल के चुप हो गया, सामने वाला समझ गया उतना ही में क्या कहना चाह रहा है ना। तो इसको बोलते हैं संवाद योजना, ठीक है। इससे और भी ज्यादा कहानी अच्छा लगता है, उपन्यास ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद तो अंतिम आता है हमारा देश काल वातावरण, ठीक है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये बहुत ज्यादा नहीं है। देश काल वातावरण, इसका मतलब जो हो गया कि अच्छे कहानी या उपन्यास में देश व काल संबंधित सूचनाएं पर्याप्त रूप से दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा नहीं दिया जाता है कि उससे उसका जो कहानी है वो कमजोर हो जाए, रचना ही कमजोर हो जाए या उस देश काल से बंध जाए, है ना। जैसे कि आप देखिएगा प्रेमचंद का कोई भी कहानी आप उठा लीजिए, उसमें एकदम एग्जैक्ट आपको नहीं पता चलेगा किस टाइम पे लिखा गया है वो। आज के भी दौर में पढ़िएगा तो आपको लगेगा नहीं आज का ही बात कर रहा है, लेकिन लिखा कब गया है
आज से 60-70 साल पहले। तो यदि हम एग्जैक्ट टाइम डेट बता दें तो उस टाइम पीरियड से वो बंध जाता है कहानी। बात समझ में आ रहा है ना? अब यदि गोदान का बात करें हम लोग, इसमें केवल एक शहर का नाम दिया गया, लखनऊ। उसके अलावा और कोई बात नहीं किया गया, है ना? तो आमतौर पर क्या होता है कि देश काल वातावरण बनाया जाता है कहानी पे। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये नहीं बता दें कि 1947 का कहानी है, ये क्रिएट किया जाता है, मतलब जो समकालीन भी लगे और आने वाले समय में भी पढ़ने में मजा आए, इस टाइप से। बात समझ में आया? यदि कहीं भी आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा, हम बार बार कह रहे हैं, पूछ लीजिएगा। तो देश काल वातावरण यही है कि पर्याप्त जानकारी हम उस टाइम का नहीं दें, लेकिन लेखक को, पाठक को पढ़ते समय वो वहां का दृश्य जो है सो कंप्लीट आंख के सामने आ जाए। समझ में आ रहा है ना? चलिए, फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो पूछिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग आगे पढ़ेंगे।